नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग जो है गणित में सीटेट के जो है 30 शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए। और दोस्तों हम लोग देखते हैं जैसे एग्ज़ाम के समय में प्रैक्टिस करते वक्त मैथ में हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग को मैथ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ को जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना वहाँ पे आपका स्कोर बनेगा। 150 में से 110 120 लाने के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग चलिए प्रैक्टिस कर देखते हैं 30 प्रश्नों को। तो आप लोग जैसे बाल विकास हुआ या संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इसका वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो का जो है पूरा से पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन है पाठ्यक्रम, बी है विषय की प्रकृति, सी है लिंग, डी है परीक्षा पद्धति। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? इसमें जैसे गणित संबंधित है, पाठ्यक्रम है, विषय की प्रकृति है, परीक्षा की पद्धति, ये तीनों है। लेकिन लिंग आपका जो है लिंग से संबंधित, लिंग में जैसे रूढ़िवादिता की बात किया जाता है कि बालिकाएं कम सीखती हैं, बालक ज़्यादा सीखते हैं, या बालक ज़्यादा सीखते हैं, बालिकाएं। तो यहाँ पे जो है इसकी कोई जो है नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। या प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही का पूछा है मित्रों, बहुत ही बारीकी देखिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती हैं। बी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। सी है एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है। डी है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या सदैव अभाज्य संख्या होगी? तो यह दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। या जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, यह भी जो है आपका गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पे देखिए एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो यह दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी गलत होगा। यदि सम अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, निगेटिव का पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। बी है वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। सी है वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। डी है वे अंतर विषयी अनुबंधों का सिद्ध करते हैं। तो 3 का क्या होगा मित्रों? गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा मित्रों? यह जो है ऑप्शन बी के साथ चले। वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यह जो है नहीं है। जैसे वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ाते हैं, वह अंतर विषय अनुबंधों का सिद्ध करते हैं। तो आपका जो है यह अंक प्राप्त करना जो है नहीं है, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 4 है, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, बी है विज्ञान, सी है सामाजिक विज्ञान, डी है गणित। तो क्या हो जाएगा मित्रों? अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, या गणित का। प्रश्न 5 है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? तो ऑप्शन ए है मापन संबंधी, बी है मूल्यांकन संबंधी, सी अधिगम संबंधी, डी है सांख्यिकी विधि। तो क्या होगा दोस्तों? एक त्रिभुज की है, इसमें एक अध्यापक अपनी कक्षा में त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्नों को हल करवाता है, तो वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? तो मापन संबंधी होगा। अच्छा, त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई इतना है, तो यह इसमें जो है माप की बात किया गया है, तो इसमें मापन संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन ए कंठस्थ करना, बी है मापना, सी है कल्पना साकार करना, डी अनुमान लगाना। तो दोस्तों कंठस्थीकरण जो है आपका नहीं है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठस्थ करना नहीं होता है। प्रश्न 7 है, निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन ए अलंकारिक, बी है तार्किक, सी है कठिन, डी इनमें से कोई नहीं। जो गणित की प्रकृति किसे मानी गई है दोस्तों? या तार्किक मानी गई है, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
प्रश्न 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो ऑप्शन ए आंकड़ों का केवल संगठन, बी आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, सी आंकड़ों का संग्रह संगठन और प्रस्तुति, डी आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो 8 का ऑप्शन सी सच जाएगा। आंकड़ों का जो है संग्रह करना होता है, संगठन और प्रस्तुति होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। गणित को इसमें दोस्तों देखिए केवल शब्द दिया है, तो केवल वाला आप पहले ही काट दीजिए। जहाँ जहाँ केवल शब्द दिया रहे वहाँ उसको जो है या शिक्षण या जो सीटेट के सबसे बड़ा जो है ट्रिक है, जहाँ पे केवल शब्द हुआ, हतोत्साही शब्द हुआ, वहाँ पे जो है ऑप्शन को गलत ही काट दीजिए सबसे पहले। तो बच रहा आपका 2 ऑप्शन। इसमें आंकड़ों का संग्रह करना हुआ, संगठन एवं प्रस्तुति करना, यही आपका जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है, गणित को कहा जाता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों का दुश्मन, बी शक्तिशालियों की शक्ति, सी है मन की भाषा, डी मस्तिष्क का व्यायाम। तो दोस्तों क्या होगा इसका? गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम, यानी ऑप्शन जो है डी के साथ जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है किलपेट्रिक जी ने, बी थर्नाइक जी, सी क्रो एंड क्रो, डी स्किनर। तो 10 क्या होगा मित्रों इसमें? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि में उक्त परिभाषा किसने दी है? तो यह ऑप्शन डी एक साथ जाएगा, किलपेट्रिक साहब जी ने। दोस्तों जैसे इसके पहले जो है उसमें 120 प्रश्नों का जो है सिद्धांत से संबंधित वीडियो बना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सिद्धांत जो है आपका मैथ हुआ या बाल विकास हुआ या संस्कृत हुआ, सब जगह जो है आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब जगह जो सिद्धांत पूछा जाता है। तो उसमें 120 प्रश्नों को जो बहुत चुन चुन के रखे हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 11 है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक उद्देश्य, बी है शैक्षणिक उद्देश्य, सी है सामाजिक उद्देश्य, डी है सभी। तो क्या होगा मित्रों इसका? शिक्षक जो है गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कह देते हैं? उसे शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। प्रश्न 12 है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, बी मुदालियर आयोग का, सी शिक्षा नीति 1986 का, डी है राधा कृष्णन का। तो 12 का क्या होगा मित्रों? या ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नई शिक्षा नीति 1986 का के द्वारा जो है गणित का स्तर जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 13 है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है गणित विषय में अक्रमबद्धता, बी है गणित की भाषा असंकेतित, सी है गणित एक रसहीन विषय है, डी गणित एक मूर्त विषय है। तो 13 का क्या मित्रों दोस्तों? गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न विशेषता पाई जाती है, गणित एक रसहीन विषय है, यानी ऑप्शन 6 सच जाएगा। प्रश्न 14 है, हमें ऐसी पाठचर्या विकसित करने की जरूरत है जो बच्चों के लिए डॉट करें, जागरूक बनाने का प्रयास, सफलता की कल्पना, सी है सर्वांगीण विकास, डी समस्या का समाधान। तो हमें ऐसी पाठचर्या विकसित करनी चाहिए दोस्तों जिसमें बच्चे की क्या हो, जिसमें बच्चे की सर्वांगीण विकास हो, सभी की मतलब ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी सर्वांगीण विकास का जो है करे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। प्रश्न 15 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है गणित संकल्पनाएं प्रकृति से श्रेणीबद्ध है, बी प्राथमिक स्तर की गणित मूर्त और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है, सी गणित में विचारों की सही संचारण के लिए
संचारण के लिए विशेष शब्दावली का उपयोग होता है। डी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा मित्रों, गणित की सत्य नहीं है पूछा है, तो क्या है इसमें, जैसे बी है ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या बी। प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है। कंठस्थ करना, बी है मापना, सी है साकार कल्पना करना, डी अनुमान लगाना। तो दोस्तों यह जो है कंठस्थ करना नहीं है, इसके पहले आप प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न 17 है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है छात्रों के कठिन अभ्यास करवाना है, बी है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, सी है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, डी है छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं को अधिक से अधिक ध्यान देना। तो 17 का क्या हो जाएगा मित्रों, कि जैसे बच्चों में जो है आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा। या प्रश्न 18 है, 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 का अंकित मान के बीच में अंतर क्या है। तो दोस्तों इसमें हमको जैसे 5 के स्थानीय मान और 7 के अंकित मान के बीच में अंतर निकालना है। तो जैसे इसमें है 29,503, इसमें स्थानीय मान निकालेंगे तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 गुणे 100 हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हो गया, या 500 प्राप्त हो गया। और पूछा क्या अगले में, 32,071 में 7 का अंकित मान मतलब क्या हुआ, 7 का अंकित मान ही जो है 7 है, तो 7 ही रहेगा। तो जैसे दोनों के बीच में क्या पूछा, अंतर पूछा है, तो यानी 500 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा मित्रों इसका, 400, आपका 493 आएगा। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन एक साथ। अंकित मान पूछा है, तो अंकित मान मतलब जैसे हुआ जो अंक है वही जो है आपका लिया जाएगा, यानी किसका ऑप्शन एक साथ जाएगा यहाँ। प्रश्न 19 है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस ... दहाई है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो इसको दोस्तों लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लगाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ऑप्शन है 280, बी है 28, सी 128, डी है 200। तो देखते हैं लगाने के बाद क्या आता है। जैसे आपका हुआ 30,028 बराबर 28 इकाई में 1 प्लस 28,000 का गुणा किससे करेंगे, 1,000 से, प्लस इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे जो हम यक्स से गुणा करेंगे, तो यक्स गुणे 10 कर देंगे। तो आपका जैसे यहाँ पे जो है 28,000 और यहाँ 28, तो 28,028 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जैसे 30,028 बराबर, तो 28,028 को जोड़ेंगे तो 28,028 हो जाएगा, यानी 28,028 प्लस 10 यक्स। जब इसको जो है दोस्तों यहाँ से 28,028 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 10 यक्स बराबर होगा, इसमें से जो है घटेगा आपका, तो घटने के बाद कितना आएगा, या 2,000 आएगा। घटने के बाद 2,000 आएगा, तो यहाँ यक्स है 10 यक्स, तो इसको जब हम काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यक्स बराबर आपका कितना बचा है, 200। तो कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ ऑप्शन डी सच जाएगा, यानी 200 हो जाएगा आपका। प्रश्न 20 है, यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे डॉट है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो मित्रों इसको भी ऐसे लगाना है, जैसे 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे यक्स हो जाएगा। तो इसको हमको काटेंगे, 7 9 63, 7 चौक 28, और 4 से 4 कट गया, तो इसको जब हम काटेंगे 9 से,
तो 9 छक 54 हो जाएगा आपका, और 9 7 63 यानी 67 आएगा। यक्स बराबर कितना आएगा, यक्स का मान 67 आएगा, यानी ऑप्शन 1 सच जाएगा। प्रश्न 21 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या की 3/4 भाग खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 भाग खिलाड़ी हैं, तो उन लड़कों की संख्या कितनी है जो खिलाड़ी नहीं है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग देखिए, जैसे ऑप्शन है 75, बी है 25, सी है 30, डी है 60। तो लगाइए आप लोग भी इसको जो है दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका। जैसे एक विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 360 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से मतलब 360 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं, यानी 360 में से 2/3 लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, जैसे इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दूनी 24। कितना हो जाएंगी लड़कियां, कितनी हो जाएंगी, 240। तो लड़कियों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 240। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या जो है 360 माइनस 240 जब करेंगे तो लड़कों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, 120 होगी, 120 प्राप्त होगी। तो पूछा है उन लड़कों की संख्या कितनी है जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो इसमें दिया लड़कों की संख्या का 3/4 भाग खिलाड़ी हैं। टोटल लड़के कितने हैं, 120 हैं। और लड़कियों की संख्या पूछी जाए, ये आपका जो है महिलाओं की संख्या है, ये पुरुष की संख्या है। तो जो पुरुष की संख्या है, लड़कों की संख्या है कि 3/4 भाग खिलाड़ी हैं, यानी 120 में से 3/4 भाग 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, यानी 90 जो स्टूडेंट ऐसे हैं क्या है जो खिलाड़ी हैं, 90 स्टूडेंट खिलाड़ी हैं। तो पूछा है जो खिलाड़ी नहीं है वो कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे बालकों में, तो बालक टोटल 120 थे और खिलाड़ी कितने हैं, 90। तो कितना बचेंगे दोस्तों, या जो है 30 बचेंगे आपका जो है। तो 30 खिलाड़ी जो ऐसे हैं जो मतलब 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो पूछा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा। से एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं, 2/3। जैसे 360 का 2/3 निकालेंगे तो 240 जो है लड़कियां आ जाएंगी। तो अब जैसे लड़कों हैं तो टोटल विद्यार्थी 360 हैं, तो 240 में से हम 360 में से 240 घटाएंगे तो लड़कों की संख्या प्राप्त हो गई है। तो लड़कों की संख्या का 3/4 भाग खिलाड़ी हैं, तो 3/4 हो जाएगा। तो कितना आएंगे, तो 90। तो 90 बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, और बाकी जो बच्चे हैं यानी 30 खिलाड़ी ऐसे बच्चे हैं जो 30 स्टूडेंट ऐसे बच्चे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, यानी ऑप्शन 6 सच जाएगा यहाँ। प्रश्न 22 है, हरीश ने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने नगद 8,076 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ। तो प्रत्येक किस्तों की राशि क्या है, देखते हैं दोस्तों। हरीश ने 49,553 रुपये में स्कूटर खरीदा। उसने नगद भुगतान 8,076 रुपये का भुगतान कर दिया, यानी 8,076 का भुगतान उसने तुरंत कर दिया। तो कितना बचेगा, 41,477 बचा है। तो कहा है शेष राशि, मतलब जितनी 8,076 का भुगतान करने के बाद जो राशि बच रही है वो 37 किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो 37 से इसको जो है भाग दे देंगे जब, तो यहाँ लगभग जो है 1121 रुपये आएगा। मतलब हर एक इसका जो है जितना किस्त बनेगा वो 1121 रुपये जो है बनेगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा। 1,339 रुपये है, 1,021 है, 1121 है, 1,201, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सीखने के संसाधन दो दशमलव वाली संख्याओं अर्थात 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.6 का गुणन की संकल्पना को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है टेलर का एबेकस, बी है संख्या का आलेख, सी है ग्राफ पेपर, डी है डायनस ब्लॉक। तो मित्रों इसका 23 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो आपका ग्राफ पेपर हो जाएगा, ग्राफ पेपर से जो है सीख सकते हैं। प्रश्न 24 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है अमूर्त और उच्चतर गणित अधिगम की तैयारी, बी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, सी है समस्या समाधान और समस्याग्रस्त कौशल बढ़ावा देना, डी है तार्किक सोच को बढ़ावा देना। इसमें पूछा है क्या नहीं है, मतलब गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसमें जैसे प्राथमिक स्तर का पूछा है तो अमूर्त और उच्चतर गणित अधिगम शैली की तैयारी करवाना नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। प्रश्न 25 है, दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्रफल समान हैं? तो ऑप्शन है कागज मोड़ने के प्रयोग से, बी है पैमाने के प्रयोग से, सी है जीए बोर्ड के प्रयोग से, डी है आलेख पेपर के प्रयोग से। तो 25 का क्या होगा दोस्तों? या ऑप्शन डी के साथ जाएगा, आलेख पेपर ग्राफ जो है पेपर के प्रयोग से होगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। प्रश्न 25 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 26 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम है। तो ऑप्शन है पहले भाषा से पहले, बी है भाषा के बाद, डी है विज्ञान के बाद, डी सामाजिक विज्ञान के बाद। तो 26 क्या होगा दोस्तों? गणित का अनुक्रम क्या है? भाषा के बाद होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है, गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती है? तो अब यह प्रश्न बच्चों को मेटागोगिक्टवली सोचने में मदद करती है, बी है एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, सी है एक बंद समाप्त प्रश्न है क्योंकि इसे निश्चित उत्तर है, डी बच्चों को सामान्य समस्या सुलझाने की रणनीति सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दें। तो 27 का क्या होगा दोस्तों? तो जैसे गुणा करने के इसमें दिया, गुणा करने पर दोनों में कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे है कि गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या जो 24 का जो है गुणनफल देती है, ये जो है एक खुला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक भी उत्तर आ सकते हैं, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे इसमें डिसीजन नहीं है कि किस किस संख्या को गुणा करके हमको 24 जो है इसका गुणनफल प्राप्त करना है। तो ये बच्चा कई प्रकार से करेगा, जैसे 6 चौक 24 हो गया, 12 दूनी 24, इस तरह से जो है सोचेगा, मतलब कई प्रकार से हो जाएगा, या एक खुला प्रश्न हो गया। प्रश्न 28 है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? तो ऑप्शन है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है विश्लेषण विधि, डी संश्लेषण विधि। तो 28 का क्या होगा मित्रों? यह आपका ऑप्शन एक सज जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है, जैसे सबसे पहले आपको मतलब उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद जो है उदाहरण से नियम पे लेके चल जाया जाता है। तो उदाहरण देने से बच्चों जो है सबसे पहले बच्चे उसको तुरंत समझ जाते हैं। तो गणित शिक्षण का जो है स्थायित्व मिलता है आगमन विधि में, ऑप्शन एक सज जाएगा। प्रश्न 29 है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है एकाग्रता बढ़ती है, बी क्रमबद्ध आती है, सी स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, डी स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें एकाग्रता बढ़ती है, ऑप्शन एक सज जाएगा आपका। प्रश्न 30 है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी है रटने का, सी है आगमन का, डी है निगमन का। तो 30 का क्या होगा दोस्तों? मनोरंजन एवं खेल संबंधी होगा, यहाँ ना होगा, यानी ऑप्शन एक सच चला जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट आप एक नहीं देखे होंगे तो जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए, आप लोग वीडियो का जो है पूरा से पूरा लाभ ले सकें। और दोस्तों सीटेट को जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रश्नों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब हम भी सीटेट दे रहे थे तो प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हम लोग भी
खूब प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, हम लोग का जो है स्कोर जो है हमेशा अच्छा आता रहा। तो इसलिए जो आप लोग भी यही सजेशन है कि आप लोग भी जो खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करता है कि एग्ज़ाम आने से पहले जो है वो प्रीवियस पेपर को उठा के जो है वही पेपर बना देते हैं। तो प्रीवियस पेपर को आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी तैयारी जो अच्छी रहेगी, तो एग्ज़ाम के समय में आप अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।